हेलो बच्चों। तो GS1 का पेपर हो चुका है, ठीक है। एंड जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उनको तहे दिल से ऑल द बेस्ट, राइट। ओवरऑल जो पेपर है, चाहे GS1 हो या बाकी सब्जेक्ट्स हो, अटेम्प्टेबल था। बट इजी कहना इट्स नॉट एग्जैक्टली द राइट वर्ड, ठीक है ना, कि बहुत इजी आया पेपर। एंड उसका रीजन यही है कि इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड जब क्वेश्चंस हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तब हमारा एक तरीके से ट्रू टेस्ट ऑफ आर नॉलेज ऑफ आर आंसर राइटिंग स्किल्स एक्चुअली होता है, ठीक है। तो उस तरीके से इट इज, मतलब कोई ये कहते हैं कि भी इजी पेपर है, वैसी वाली चीज नहीं है। इजी पेपर इज ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे होगा ना बिटवीन यू एंड दी अदर, देन इट विल कम आउट, इट विल कम टू एक्चुअली कि उतने टाइम पीरियड में whether you are able to complete your question paper, right, whether you are able to bring out all the knowledge in an organized manner, on that particular topic which is being asked in the question। तो ये चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खैर, तो फोकस इस वीडियो में ये नहीं रहेगा कि मेरे कौन से नोट्स से क्या कहते हैं, कौन से क्वेश्चंस आए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट विच आई पुट इन, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी साइड, क्योंकि पर सब लोग वीडियो बनाए तो ठीक है, मैंने इसके अंदर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो झूठ बोलने वाली उसमें क्या ही वो चीज़ है कि यहाँ से आए वहाँ से आए, जहाँ से भी आए बच्चे के नोट से आता है पेपर, टीचर्स वगैरह ठीक है पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो अपनी मेहनत करते हैं हम। बट अल्टीमेटली क्रेडिट शुड ऑलवेज गो टू द स्टूडेंट। खैर, तो ये है हमारा कि 2026 में पहले हम एमैक देखते हैं, इसमें मतलब आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद MIH वाला पार्ट देखेंगे, लास्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाला पार्ट देखते हैं। तो दो क्वेश्चंस आए हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 है अशोकन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर है, एंड सेकंड इज विजयनगर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये हम अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। एक मैंने हिस्ट्री की ऐप बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर फिलहाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, it's a mixture of Kindle plus good notes plus flashcards, mind maps, chronologies, all the previous year questions from 1995 plus since 2013, जो आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर गाइडेंस। खैर, एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आंसर करना है। क्वेश्चन है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द मौर्यन हिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे सोचना कैसे, हाउ टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो क्या इसके कंपोनेंट्स हैं इस क्वेश्चन के, राइट। इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है, एट द रेट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, राइट। सो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस। दूसरी चीज जो आती है कि भाई व्हाट इज हिस्ट्री, कि भाई इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री के अंदर फिर एक और चीज आ जाते हैं आपके ईयर्स, है ना, कि उसको डेट करना उस पर्टिकुलर इवेंट को, राइट। एंड कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन पूछा है, बट नॉट ऑल इंस्क्रिप्शंस, खाली अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा है। एंड दूसरी चीज है विच टेल अस अबाउट ईयर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, राइट, ऑफ नॉट जस्ट अशोकाज पीरियड, ठीक है, वो पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में मतलब पूछा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री, है ना। तो इस तरीके से हमारा माइंड जैसे एग्जामिनेशन हॉल में चलना चाहिए, वैसे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, एक कॉजल रिलेशनशिप है आपकी अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड दूसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरी चीज, क्या हमको पता है कि हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री मतलब जैसे रिटन रिकॉर्ड्स, जहाँ पे फैक्ट्स जो है उनका एविडेंस अच्छे से अवेलेबल हो, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस वो चीज हमको लाके देती हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि भाई जो अशोका की जो अशोकन टाइम पीरियड की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, दे आर दी ओल्डेस्ट डेटेड इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया, एंड दे आर दी ओनली मौर्यन रिकॉर्ड रिटन इन द किंग्स ओन वॉइस, है ना, कि अपनी वो, क्योंकि उसमें एडिक्ट्स जो होते हैं, चाहे मेजर एडिक्ट्स हों चाहे माइनर एडिक्ट्स हों, उसमें जो किंग है वो एक अपनी आवाज में जो वो कहना चाहता है अपनी जनता को वो बताता है उसके अंदर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने ब्रह्मी स्क्रिप्ट को 1837 में पढ़ा, ठीक है। एंड उसके अंदर उन्होंने नोटिस किया जो किंग है वो अपने आप को देवनम पियदासी करके रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक नया सोर्स मिला हिस्टोरियंस को। बट अभी भी कुछ चीजें अनक्लियर थी कि ये एग्जैक्टली जो किंग है देवनम पियदासी, ये है कौन? तो 1915 में जो है मस्की एडिक्ट है, जो कि आपका कर्नाटका में रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है,
ठीक है ना, वो किंग को बोल रहे हैं देवनमपिय अशोका। ठीक है, तो यहाँ पे देवनमपिय पियदासी, देवनमपिय अशोका, तो यहाँ से एक्चुअली मतलब एक चीज प्रूव हुई कि यहाँ पे जो किंग है, जो एडिक्ट्स के अंदर जिस किंग का नाम लिखा हुआ है वो एक्चुअली आपका अशोक है। ठीक है, तो इट प्रूव दैट द पियदासी ऑफ द एडिक्ट्स वाज द अशोका ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अभी हम बॉडी में आए, तो पहली चीज हमको क्या पता चल रही है अशोकन इंस्क्रिप्शन से, हमें उन इंस्क्रिप्शन से जो किंग उस समय पे कौन था, ठीक है, उस समय भी हम पता करेंगे, बट किंग कौन था उसकी आइडेंटिटी हमको क्लियर यहाँ पे हो रही है। दूसरी चीज, जब हम ये एडिक्ट्स पढ़ते हैं तो हमको एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर पता चलता है, क्योंकि मतलब ये जो एडिक्ट्स हैं पिलर्स के को प्लेस किया जाता था एट दी लाइक टू मार्क द टेरिटरी, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे जो साइट्स हैं एडिक्ट्स की, दे मैप द एम्पायर। क्यों देखा हमने कि भाई काफी जगह जगह पे मिल रहे हैं, मतलब कॉर्नर्स पे मिल रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर मिल रहा है, आज का जो पाकिस्तान है उसके अंदर हमको एडिक्ट्स मिले हैं, ईस्टर्न साइड पे ओडिशा, साउथ में कहते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो एक हमको एक आइडिया लगता है कि अच्छा व्हाट वाज दी वास्टनेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द अशोकन टाइम पीरियड, कम से कम हमको ये पता चलता है। ठीक, उसके बाद जैसे रॉक एडिक्ट 13 है, तो ये भी मेंशन करता है कि चोलाज और पांड्याज हैं, दे आर आउटसाइड द एम्पायर। तो बेसिक एक डेफिनेशन हमारी होती है, स्टेट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो एम्पायर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टेट ओनली। तो उसका टेरिटरी क्या है, ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है जो कि हमको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये ऐसे मैंने एक मैप जनरेट किया है एडिक्ट्स का कि कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, तो आपका कांधार एक पॉइंट वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मारदान डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का, शाहबाजगढ़ी वहाँ पे आ जाता है, धौली उड़ीसा, जोगोड़ा उड़ीसा, ऐसे ही आपका ये आंध्र प्रदेश गलत यहाँ पे प्लॉट हो गया। ठीक है, एनीवेज, तो थोड़ा सा इस साइड पे होना चाहिए था जो कि, ठीक है, तो खैर ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम आते हैं कि इस चीज पे आते हैं कि डेट्स और इवेंट्स हमको पता चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेट्स और इवेंट्स कैसे पता चलते हैं, जो आपका रॉक एडिक्ट 13 है, राइट, वो कलिंगा वॉर का जिक्र करता है ना, तो हमको एक टाइम पीरियड, हमको ईयर्स पता चलते हैं, तो इट रिकॉर्ड्स द कलिंगा वॉर ऑफ 261 बीसी एंड द किंग्स टर्न फ्रॉम वॉर टू धम्मा। ठीक है, ये भी चीज हमको पता चलती है। फिर इसी रॉक एडिक्ट 13 के अंदर, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, तो वहां पे 5 ग्रीक किंग्स का जो है जिक्र है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से हमको कहते हैं एक्चुअली उनके ईयर्स पता है, राइट, तो दैट अलाउज अस टू एक्चुअली डेट द टाइम पीरियड ऑफ अशोक, राइट, तो ऐसा है यहाँ पे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री है उसको हम पॉलिटिकल देख सकते हैं, इकोनॉमिक देख सकते हैं, सोशल देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल में एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है ना, तो क्योंकि स्टेट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से हम देखते हैं, राइट। तो जो एडिक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे आज के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल की देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी, है ना, ऐसा आपका डीजीपी, ये सब आपको पोस्ट दिखती हैं। ऐसे जब हम मॉडर्न आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं तब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जब ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं तब भी हम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें जो है हम किस लिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टू बिकम पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो खैर यहाँ पे हमको ऑफिसर्स की डेजिग्नेशन या नाम मिलते हैं हमको, जैसे धम्मा महमत्ताज, राजूकाज, प्रदेशिकाज, राइट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि जो धम्मा महंताज था उनका काम जो है धम्मा के मैसेज को प्रोपोगेट करना था, कुछ कुछ सोशल वेलफेयर का काम भी इनको दिया जाता था। जो राजूकाज हैं ये एक तरीके से लोकल जज आप कह लीजिए, है ना, तो ये जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जो प्रदेशिकाज हैं वो रेवेन्यू एंड लॉ ऑफिसर्स। तो हमको यहाँ से जो है इनके बारे में जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफ आइडिया हमको मिलता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कहाँ से, फ्रॉम दी अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक हिस्ट्री हो सकती है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी विद फोकस ऑन वेलफेयर, ये हमको पता चलता है। तो जैसे एडिक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि जो लोग हैं, आम जनता है, तो उसमें जो किंग है ही कॉल्स ऑल दी सब्जेक्ट्स एज हिज ओन चिल्ड्रन। तो हमको एक आइडिया पता चलता है कि फोकस वाज नॉट टू बी अ कोअर्सिव स्टेट, राइट, फोकस वाज टू बी स्लाइटली ऑन दी वेलफेयर साइड एज वेल। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी विद वेलफेयर फोकस प्लस स्टेट स्पेंडिंग ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी चीजें हमको पता चलती हैं। जैसे एडिक्ट्स में हमको पता चलता है, देयर आर रिकॉर्ड्स इंस्क्रिप्शंस के अंदर अबाउट रोड्स, अबाउट ट्री प्लांटिंग अलोंग दोज रोड्स, देन रेस्ट हाउसेज अलोंग द रोड्स, ताकि
जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, इन जनरल आम जनता है, उसकी सहूलियत के लिए चीजें दिखती हैं हमको, ठीक है। देयर आर रिकॉर्ड्स विच टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, है ना। When famines are being talked about, and there is a mention of tax rebates during famines, तो इससे हमको एक वेलफेयर ओरिएंटेशन पता चलती है। यहाँ पे खैर वो रिपीट हो गया, कॉल्स ऑल द सब्जेक्ट्स द किंग्स ओन चिल्ड्रन, ठीक है। फिर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, डोमेस्टिक जियो इकोनॉमिक्स। वो कैसे, जो पिलर्स हैं दे आर ऑल्सो प्लेस्ड नॉट जस्ट एट द सेक्रेड साइट बट ऑल्सो अलॉन्ग द ट्रेड रूट्स, राइट। तो द एडिक्ट्स दे क्लस्टर अलॉन्ग द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। तो उस समय की जो ट्रेड वाली ज्योग्राफी थी कि ट्रेड रूट्स कौन से हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री ना। हिस्ट्री में सब सब चीजों की हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री लाइक जनरल स्टडीज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या ऐसा, ठीक है। सोशल में भी हम देखते हैं कि जैसे आपका लुम्बिनी में पिलर एडिक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर इट ग्रांट्स द विलेज अ रिड्यूस टैक्स बर्डन, क्योंकि उसकी एक रिलीजियस सैंक्टिटी है इन रिलेशन टू गौतम बुद्ध। फिर सोशल एस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो रिलीजन एंड आर्ट हमको पता चलता है। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो अशोक को एज अ उपासक बताते हैं कि मतलब भाई एज अ ले फॉलोअर ऑफ दी बुद्ध, ठीक है। उसके बाद फिर शिज्म एडिक्ट्स हैं, जहां से हमको पता चलता है कि किंग का एक इंटरफेरेंस है इन द डोमेन ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो अशोक का एक कंट्रोल हमको दिखता है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो वो शिज्म एडिक्ट्स हैं। शिज्म क्या है आपका, हीनयान महायान इस तरीके से आपका डिवीजन था, तो उसमें हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। एंड दी पॉलिश्ड पिलर्स शो मौर्यन आर्ट, ठीक है। तो आर्ट भी हमको दिखता है। तो अशोकन पिलर्स ऑब्वियसली दे आर एक्सट्रीमली फेमस। तो हमको क्योंकि सोशल में ये सब चीजें आ जाती हैं, आर्ट आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, कल्चर आ जाता है, तो वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हम ऐसे कर सकते हैं इसका कि जो एडिक्ट्स हैं वो हमको काफी एक दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द मौर्यन हिस्ट्री, राइट। या फिर स्पेशली दी अशोकन हिस्ट्री, ऐसे भी क्वालिफायर हम डाल सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिट्स भी हैं। कैसे लिमिट्स हैं? जैसे कि वो बस किंग की वॉइस में है ना, तो उससे हमें रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट टाइम पीरियड वो हमको नहीं पता चलती है। दे कैरी ओनली द किंग्स वॉइस एंड दे से लिटिल अबाउट द एक्चुअल लाइव्स ऑफ द पीपल की रियलिटी क्या थी, है ना। ऑट, OUGST, ऑट, है ना, वो तो हमको पता चलता है कि किंग क्या चाहता है, ठीक है, बट बाकी चीजें थोड़ी सी धुंधली रहती हैं। उसके बाद फिर बाकी जो राजा हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा कम जिक्र है आपके अशोकन एडिक्ट्स के अंदर, तो उनके टाइम पीरियड के बारे में भी हमको थोड़ा कम पता चलता है, राइट। इसकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, हमको बाकी जो टेक्स्ट हैं जैसे अर्थशास्त्रास हो गए, मैगजीन्स के रिकॉर्ड्स हो गए, मतलब फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेनर्स के अकाउंट्स हो गए, बाकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, इन साथ में जो बाकी बाद में लेटर इंस्क्रिप्शंस आई हैं उनको भी हमको रेफर करना चाहिए टू बी एबल टू एडिक्वेटली रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अशोकन टाइम पीरियड ऑल्सो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम मेंशन कर सकते हैं, फेमस इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, जहां पे बात करी जाती है रिपेयर ऑफ दी सुदर्शन लेक, एंड उसके अंदर लिखा हुआ है ओरिजिनली बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड रिपेयर्ड बाय अशोक। तो देखो अशोक के टाइम पीरियड के बारे में भी हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पता चल रहा है ना। इट रिफ्लेक्ट्स कि अशोकन टाइम पीरियड में भी एंड बाकी टाइम में भी एक एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी, इरिगेशन के ऊपर फोकस, ठीक है। तो ये हम आप मतलब यहां से समझ सकते हैं। फिर मेनली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो MMP का रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहते हैं हम स्टूडेंट्स को दिया था 2026 का, ठीक है। तो काफी सारी चीजें कहते हैं हमारी 2026 के MMP रिकॉर्डेड आई हैं, बट कुछ चीजें नहीं थी उसके अंदर, है ना, क्योंकि वी ट्राई टू मेक इट कंसाइज। तो ऐसा नहीं कि ये चीजें बहुत ऐसी थी कि बाकी जो कंटेंट है वहां से स्टूडेंट को नहीं पता चल सकती थी, बट भाई ऑनेस्टी वाली जो एक चीज होती है, तो एडिशनल पॉइंट्स विच आर नॉट देयर इन दी MMP नोट्स, जैसे हाउ दी एडिक्ट्स चेंज हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। और आप इसको मेंशन कर सकते हो, यूज कर सकते हैं ना। बिफोर 1837 अशोक वाज नोन ओनली फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्टोरीज सच एज दीपवंसा, महावंसा एंड अशोक वंदना, है ना। जो पहली दो है आपकी पाली क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका की, एंड जो थर्ड है वो संस्कृत लेजेंड है अशोक का। वंस प्रिंसिप रेड दी एडिक्ट्स हिस्टोरियंस कुड टेस्ट दी स्टोरीज अगेंस्ट द किंग्स ओन वर्ड्स, है ना। मैच वेरिफिकेशन ऐसा जो है हम कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ स्टोरीज। तो ये पॉइंट हमारे MMP के अंदर नहीं था। दूसरा पॉइंट जो हमारे MMP के अंदर नहीं था, तो रॉक एडिक्ट्स 2 and 13 ऑल्सो नेम पीपल्स हु लिव इनसाइड द एम्पायर, है ना। जैसे कि आपके यावनास, कंबोजास, भोजास, आंध्रास, पुलिंदास, है ना। तो इस मतलब ये सेंटेंस
जो है हमारे एमएमपी नोट्स के अंदर नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि आपके बाकी जो फाउंडेशन के नोट्स हैं उनके अंदर नहीं है। बट जब हम एमएमपी का प्रोग्राम मैंने किया था तो मेरा फोकस ये था कि भाई माय स्टूडेंट जिसने और कुछ चाहे नहीं भी पढ़ रखा उसको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए। तो ठीक है, 95% एक्यूरेसी है, बट 5% यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है ना। चोलाज एंड पांड्यास एंड ताम्रपानी ले आउटसाइड इट। तो चोलाज और पांड्यास का तो मेंशन था, बट ये ताम्रपानी ओल्ड श्रीलंका वो ठीक है मेंशन मैंने नहीं किया एमएमपी के अंदर। द डेटिक्स देयरफॉर शो बोथ द साइज एंड द मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी हमको पता चलती है, वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो भी हमने डिस्कस किया है ये फ्लो चार्ट फॉर्मेट में भी दे रखा है, ताकि स्टूडेंट को जब मैं ये पीपीटी अपलोड करूं तो जिस भी मोड में स्टूडेंट को अच्छा लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो एक आइडिया लग जाए। सेम कंटेंट है बट ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक फ्लो चार्ट्स, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक ठीक है, शायद से इस तरीके से आप ज्यादा पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट है, जरूरी नहीं ना कि स्टूडेंट उसी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखे जिस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए फ्लो चार्ट फॉर्मेट में जैसे हम देते हैं तो उससे एक स्टूडेंट को एक आइडिया लग जाता है कि क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू विजयनगर आर्किटेक्चर। तो विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्प्लीफाइज द अमेलगमेशन ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस विद कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस, एलुसिडिएट विद एग्जांपल्स। मतलब यहाँ पे क्लियर फोकस है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए हमारे आंसर के अंदर, है ना, क्योंकि एलुसिडिएट वर्ड है, यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाइज है। तो एग्जाम्प्लीफाइज का क्या मतलब होता है कि भाई एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, है ना। तो जो विजयनगर आर्किटेक्चर है वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है हाइब्रिडनेस का, बिटवीन द पास्ट ट्रेडिशंस एंड द कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब उस समय की, ठीक है। पास्ट मतलब उस समय पहले की, तो स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि समथिंग विच इज मिक्स ऑफ प्री वीएन इज विजयनगर एम्पायर, प्री वीएन एरा एंड वीएन एरा, ठीक है। तो जो प्री विजयनगर एरा है, विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड था 1336 से 1646, ठीक है। 1565 है बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी, तो उसके बाद खैर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तो प्रैक्टिकली 1565 से पहले ज्यादा काम हमको दिखेगा। खैर जो भी, इंपीरियल चोलास थे, होयसालास थे, लेटर पांड्यास थे, ओवरऑल ठीक है ईयर्स मैंने मेंशन किए, बट ओवरऑल क्या है कि भाई चोलास होयसालास पीरियड ओवरलैपिंग भी है, लेटर पांड्यास एंड बाद में फिर विजयनगर एम्पायर। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ से जो है चीजें देखनी है ना द्रविड़ा आर्किटेक्चर की। एंड जो विजयनगर का एरा है उस समय पे कंटेम्पररी में मिक्स हमको किस चीज के दिखेगा, पास्ट का। तो यहाँ पे एक्चुअली सुल्तनेट्स भी ऑपरेट कर रही थी डेक्कन के अंदर, है ना। बहमनी सुल्तनत है वो 1347 से 1527 थी। अभी मैंने बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 बोला, तो एक्चुअली आपका 1490 के बाद ये वीक होने लग गई थी, एंड इसी के अंदर से फ्रेगमेंट्स निकली इन द फॉर्म ऑफ 5 डेक्कन सुल्तनट्स। दैट इज नॉट द एजेंडा, बट दिस इज लाइक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई विजयनगर आर्किटेक्चर ग्रू एट हम्पी, ठीक है ना, उनका कैपिटल है हम्पी, राइट। यहाँ पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर कब था, डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसे लिखना चाहता है, बट ब्रॉडली ठीक है 1336 से 1646, बैटल ऑफ तालिकोटा 1565, उसके बाद डिक्लाइन आपका शुरू हो जाता है। हाइब्रिड पहले ही हम बताते तो एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाएगा कि वी हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इट केप्ट द ओल्ड द्रविड़ टेम्पल प्लान ऑफ द चोलास पांड्यास होयसालास and added new ritual halls, पिलर आर्ट, इंडो इस्लामिक फॉर्म्स फ्रॉम द डेक्कन सुल्तनेट्स, राइट। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही क्लियरली एग्जामिनर को बता दिया कि भाई डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अपन को पता है, एंड उसमें भी हमने इतने सारे टर्म्स बता दिए हैं, तो मतलब एग्जामिनर का एक कोई एक आइडिया हो जाएगा कि ओके स्टूडेंट नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। पास्ट ट्रेडिशन की हम बात करें शुरुआत में, ठीक है, तो द्रविड़ जो कोर था वो स्टेड वो कंटिन्यू रहा। जैसे हमने यहाँ पे बात करी किस चीज की, टेम्पल प्लान ऑफ चोलास पांड्यास होयसाला, है ना। तो टेम्पल प्लान के अंदर हम बता रहे हैं कि जो विमान है, ठीक है ना, इट कंटिन्यू टू बी स्मॉल एंड पिरामिडिकल विद प्रकारास अराउंड इट एंड अ नंदी पेविलियन इन फ्रंट, ठीक। इसका एक एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि विरूपक्षा टेम्पल इज द बेस्ट एग्जांपल एंड वर्शिप देयर हैज नेवर स्टॉप्ड, ठीक है। The style borrowed from earlier schools, it took scale of the Chola temples, मतलब size massive temples आपके continue रहे, tall gopurams है ना जो entrance है of the Pandyas, the carving नकाशी जो थी होयसालास की, and the pillar designs of the Chalukyas। अब जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो कहेगा हाँ यार ठीक है यार ये सब, इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं तो क्या क्या मेंशन किया है, विमान मेंशन किया है, प्रकाराज मेंशन किया है, नंदी पेविलियन मेंशन किया है, विरूपक्षा टेम्पल मेंशन किया है, स्केल मेंशन किया है चोलास का, टोल गोपुरम्स
पांड्यास के मेंशन करे हैं, कार्विंग मेंशन करी है होयसालास की, पिलर डिजाइन ऑफ द चालुक्यास मेंशन किए, तो ये आपके सामने जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में भी उतना मतलब एक सिंपल फॉर्मेट में तो आप बना ही सकते हैं, स्केल से बना सकते हैं। तो ये आपके गोपुरम हो गया, ठीक है, ये आपका विमान हो गया, ठीक है, एंड ये आपका मतलब ये ट्रेडिशनल पुराना है ना। तो मंडपा आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट, ये मैंने गलत मार्क किया था यहाँ पे मंडपा, इसलिए यहाँ पे मंडपा यहाँ पे हो गया। एंक्लोजर वॉल आपकी प्रकार, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। एंड बाकी यहाँ पे भी आपका ये दूसरे व्यू से आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्राउंड प्लान, ठीक है। तो इधर से आपका गोपुरम, ये आपका गोपुरम हो गया, फिर आपका मंडपा, ये आपका मंडपा हो गया, ठीक है। और इधर में आपका जो है ये शिखर यहाँ पे डोम शेप्ड होता है, खैर तो ये विमान है, ठीक है। तो यहाँ पे विमान, इसके नीचे आपका गर्भगृह है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ वहां पे बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने उसको आंसर को बेटर करने के लिए। आगे हम देखते हैं, तो जैसे ये विरूपक्षा टेम्पल है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने नंदी पेविलियन, तो यहाँ पे देखिए आपका नंदी मंडपा है, नंदी पेविलियन है, ठीक है, मुख मंडपा, अलग अलग टर्मिनोलॉजी, आपका विमान यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ताकि आप आंसर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उसको समझ पाए। ये दूसरा फोटोग्राफ है विरूपक्षा टेम्पल का, दोनों ही सेम ही है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एडिंग द स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके अलावा स्केल ऑफ चोला टेम्पल्स है, तो यहाँ पे जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है थांजावुर में, ठीक है, तो उसमें आप देखिए मैसिव स्केल है इसका, है ना, इतने छोटे हम दिख रहे हैं, इतना बड़ा दिख रहा है, मैसिव स्केल है। उसके बाद जैसे हमने बोला कि कार्विंग ऑफ होयसालास, ठीक है, तो ये चेन्नकेशवा टेम्पल है बेल्लूर के अंदर, तो देखो कितनी इंटीग्रेट कार्विंग्स है यहाँ पे, है ना। तो ये एक चीज है। उसके बाद ये भी एक फोटोग्राफ, तो वेस्टर्न चालुक्य पिलर, ठीक है, तो ये आपका कार्व्ड पिलर वर्क है, विजयनगर इनहेरिट किया इसको, ठीक, तो इस टाइप का। तो आप कुछ कुछ यहाँ पे जैसे सिंपल डिजाइन है, तो आप क्या कर सकते हो कि प्रिपरेशन के टाइम पे कम से कम इतना आप फोटोग्राफ बना देते हो, ऐसे आप बना देते हो, ठीक है ना। इसको कॉपी करने की आप कोशिश करते हो कि एक फ्लावर का डिजाइन है, यहाँ पे एक डियर का डिजाइन है, ऐसा आप एग्जामिनेशन हॉल में बना दोगे तो सोचो आपका आंसर कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, है ना। आपके गोपुरम्स की बात करें कि जो गोपुरम है वो काफी बड़ा हो गया धीरे धीरे, है ना, तो फोकस जो है आपका गोपुरम पे रहने लगा, एंट्रेंस पे रहने लगा, रादर देन दी विमान। तो टॉल गेटवे ट्रेडिशन, ठीक है, तो ये आपका मीनाक्षी टेम्पल है, द पांड्यास बिगैन इट, द प्रेजेंट टावर्स आर नायकाज वर्क, ठीक है। तो मतलब खैर इस तरीके से पास्ट ट्रेडिशन अगर कंटिन्यू करते हैं तो पुरानी थीम्स एंड मोनोलिथ्स वो कंटिन्यू करी, ओल्ड थीम्स कंटिन्यू। जैसे एग्जांपल आता है हजारारामा टेम्पल कैरीज अ फुल रामायण फ्रीज ऑन इट्स वॉल्स, तो ये आपका हजारारामा टेम्पल है। आप ये देखिए कि आपके वॉल्स वगैरह हुए तो काफी पूरा आपका रामायण की चीजें, फोटोग्राफ्स वगैरह वहां पे बने हुए हैं ग्रेनाइट पिलर्स के ऊपर, रामायण के सीन्स बने हुए। तो यहाँ पे मतलब है कि हजारारामा टेम्पल कैरीज अ फुल रामायण फ्रीज ऑन इट्स वॉल्स। द लक्ष्मी नरसिम्हा फिगर ऑफ 6.7 मीटर्स कॉन्टिन्यूज, ठीक है, द सिंगल स्टोन ट्रेडिशन, है ना, कि एक ही स्टोन से सारा का सारा चीज बन रहा है हमारा। तो जैसे आपका सिंगल स्टोन से बने हुआ है, ठीक है, नरसिम्हा टेम्पल, ठीक है, उग्र नरसिम्हा एट हम्पी, अ सिंगल स्टोन फिगर ऑफ 6.7 मीटर्स, राइट। तो ये इस टाइप की चीजें आप देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम देखें तो एंड दी स्टोन चैरियट विटाला टेम्पल टर्न्स अ टेम्पल कार इनटू अ टर्न्स अ स्टोन इनटू अ टेम्पल कार एक्चुअली, राइट। तो ये आपका यहाँ पे विटाला टेम्पल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो चीजें हैं वो आपको कॉन्टिन्यूएशन में आपको दिख रही हैं। खैर न्यू प्रैक्टिस द राया गोपुरम्स, है ना। तो राया का क्या मतलब होता है, राया का मतलब है किंग, रूलर्स, है ना। तो उस तरीके से तो द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर बिल्ड ह्यूज गेटवे टावर्स विद स्टोन बेस एंड ब्रिक एंड स्टूको टॉप, बिकॉज ऑफ देम द आई नाउ मूव्स टू द गेटवे इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल श्राइन, ठीक है। तो वो खैर हमने बता दिया जो गोपुरम्स बताए थे बड़े वाले, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं तो न्यू प्रैक्टिस के अंदर न्यू रिचुअल स्पेसेस, न्यू हॉल्स वर बिल्ड फॉर न्यू रिचुअल्स, जैसे कल्याण मंडपा जहां पे शादी होगी, मैरिज होगी ऑफ गॉड्स, राइट। तो ये भी हमको दिख जाता है। ये एग्जांपल है आपका कल्याण मंडप का विट्ठाला टेम्पल के अंदर, द हॉल बिल्ड फॉर मैरिज ऑफ द गॉड्स, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, सेपरेट अम्मान श्राइन, उसका फोटो कहते हैं मैंने लगाया नहीं, वॉज गिवन टू दी गॉडेस, ठीक है। क्या डाला है क्या अम्मान श्राइन, नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमको देखने को मिलती है पिलर आर्ट, है ना। तो यहाँ पे पिलर्स दे बिकेम द शो पीस, याली पिलर्स कैरी द याली अ मिथिकल लायन एलिफेंट हॉर्स बीस्ट, तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका याली पिलर है हम्पी में, ठीक है, लायन एलिफेंट हॉर्स बीस्ट कार्व्ड आउट ऑन दी शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब जो आपका रेक्टेंगुलर कोर होता है किसी भी पिलर का, ठीक। कॉम्पोजिट पिलर्स कैरी चार्जिंग हॉर्समैन, कॉम्पोजिट पिलर्स क्या होते हैं, ये एग्जांपल आपका कॉम्पोजिट पिलर्स का, ये सारा एक ही पत्थर से बना हुआ सारा का सारा,
ठीक है। तो कॉम्पोजिट पिलर्स, अ सेंट्रल शाफ्ट रिंग्ड बाय स्लेंडर कॉलनेट्स, ये क्या है, ये आपके ऐसे पतले जो है कॉलम्स हैं, एंड जो आपका वहां पे जो किसी भी आपका जो कोई भी कॉलम होता है उसका जो कोर पार्ट होता है रेक्टेंगुलर, उसको आप शाफ्ट उस तरीके से कह देते हो। एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल शाफ्ट मींस द थिक वर्टिकल कोर ऑफ ईच कॉम्पोजिट पिलर, है ना, तो ऐसा। तो खैर वहां पे पीछे में है यहाँ पे जो आपके जो कोर पिलर्स हैं मेन वाले जो हैं। And the Vitale temple at Hampi has 56 musical pillars that sound notes when they are struck. तो ऐसे पिलर आर्ट मतलब कुछ कुछ नई चीजें भी आ रही हैं जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो पिलर आर्ट आपका नया आया है यहाँ पे, ठीक है। उसके कहते हैं नए रिचुअल स्पेसेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं। अब इंडो इस्लामिक चीज भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद बहामनी एंड अदर डेक्कन सुल्तानेट्स ब्रॉट आर्चेस, डोम्स, वोट्स। तो ये सेक्युलर जो बिल्डिंग्स होती थी उनमें बनता था, ऐसा नहीं कि इसमें पूजा वगैरह होने लगी, बट जैसे लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स, तबेले हो गए, क्वींस बाथ हो गया, वहां पे हमको दिखता है ना। ये आप मेंशन भी कर सकते हैं, लोटस महल में आप दे सकते हैं कि आपके जो आर्चेज हैं, ठीक है, वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। या आपके एलिफेंट स्टेबल्स हैं, तो आप ऊपर टॉप पे देखिए डोम्ड आपके डोम्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये क्वींस बात है, तो ये वाला आर्किटेक्चर आप देखते हैं, तो ये इस्लामिक, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखता है। तो दीज फॉर्म्स आर यूज्ड इन सेक्युलर बिल्डिंग्स, ठीक है। न्यू प्रैक्टिस है रॉयल एंड सिटी बिल्डिंग। ये क्या है, आर्किटेक्चर ऑल्सो सर्व द कोर्ट एंड द सिटी। द महानवमी डिब्बा वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर रॉयल फेस्टिवल्स, है ना। तो जहाँ पे जो है किंग की एक ऐसा मस्त पावर शावर दिखाई जाएगी, तो ये आपका महानवमी डिब्बा है, तो रॉयल एंक्लोजर हम्पी द प्लेटफॉर्म फॉर रॉयल फेस्टिवल्स, है ना। तो यहाँ पे काफी जनता इकट्ठी होगी, तो ये आपका सिटी प्लस रॉयल आर्किटेक्चर के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा। स्टेप टैंक्स और बिल्ट फॉर रिचुअल्स। तो स्टेप टैंक्स क्या होते हैं वो तो पता ही है आपको, ठीक है। एंड द लिपाक्षी टेम्पल हैज पेंटेड सीलिंग्स, ठीक है। तो ये नई टाइप की चीजें आपको यहाँ पे आपको मुराल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो पेंटेड सीलिंग है एक तरीके से। तो ये सब तो इस तरीके से आप बोल सकते हो भाई पुराना और नया दोनों का मर्जर है। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि विजयनगर देयरफॉर टुक द सल्तनत फॉर्म्स विदाउट वीकनिंग इट्स द्रविड़ा कोड। द नायकास लेटर कैरिड द स्टाइल फॉरवर्ड at Madurai, Srirangam, and Hampi. And Hampi is now a UNESCO World Heritage Site also. ठीक है। तो खैर ये सब आपको दिखता है। एडिशनल पॉइंट जो हमारे एमएमपी के अंदर हैं, जो आप नहीं थे, जो कि आप ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज आ जाती है कि भी ये मिक्सिंग हुई क्यों, ठीक है। कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपका विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर के अंदर दिख रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसका बेसिकली कारीगरों से रिलेशन है, ठीक है। तो मुस्लिम सोल्जर्स, हॉर्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन कारीगर लिव्ड इन द कैपिटल एंड देयर बिल्डिंग फॉर्म्स, दे आल्सो एंटर्ड द सिटी, ठीक है। तो ये हमको दिखता है यहाँ पे। द लाइन बिटवीन, ट्रेड भी होती थी दोनों के बीच में। द लाइन बिटवीन टेम्पल एंड पैलेस, है ना। तो टेम्पल्स दे स्टेड फुली द्रविड़ा इन प्लान, बट जो आपकी सेक्युलर बिल्डिंग थी वहां पे हम देखते हैं। तो खैर ये तो पॉइंट हमने मेंशन किया ही। उसके अलावा बिल्डिंग्स ऑल्सो कैरिड अ पॉलिटिकल मैसेज। जो हजार राम टेम्पल है शोड राम एज द आइडियल किंग, एंड द महानवमी डिब्बा, ठीक है, वो जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म हमने देखा था, डिस्प्लेड द किंग्स पावर ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो हमारे एमएमपी के अंदर नहीं थे, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं इनको। इन्फ्लुएंस आफ्टर द एम्पायर द विजयनगर मॉडल ऑफ टॉल गोपुरम्स एंड पिलर्ड हॉल्स वाज कॉपीड लेटर एट तिरुपति। तो कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इसके, ठीक है। लिपाक्षी का तो हमने मेंशन कर किया है। तो ये से फ्लोचार्ट फॉर्मेट में भी दे रखा है। ये आपका प्रूफ आ जाता है आंसरेबिलिटी का, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एमएमपी 2026 के अंदर जो हैंडआउट्स वगैरह दिए थे, राइट, तो उसमें ये आपके थीम 3 हैंडआउट से आपके ये सेक्शंस मेंशन्ड है, आपको क्या क्या वहाँ से मिलता है, ठीक है, वो मेंशन्ड है। इस चीज़ पे मैं बहुत कम टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ फ्रैंकली, ठीक है। बहुत क्या ही है, मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग वेयर आई ट्राई टू जस्टिफाई दैट सी दिस हैज कम फ्रॉम माय नोट्स, दिस हैज कम फ्रॉम माय नोट्स। इट्स ओके, आज के टाइम पे एआई का जमाना है, मतलब आप ठीक है, कोई भी छोड़ो उसको, खैर। पर क्योंकि सब लोग दे ही रहे हैं तो हमने भी दे दिया बताने के लिए कि भाई देखो आपका टाइम नहीं वेस्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपने हमको टाइम दिया तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वो बताने के लिए यहाँ पे रखा है। अब दूसरा आ जाते हैं आपका आपके उस पे, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें हमको पता चलती हैं एनालिसिस में अगर हम देखें तो, ठीक है। तो वेयर द पेपर प्लेस व्हाट द 2026 पेपर एनालिसिस रिकॉर्ड्स, ये तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो एक हम थीम यहाँ पे देखते हैं कि 2025 में अकबर के बारे में पूछा गया था, आपकी बार अशोक के बारे में पूछा गया है। तो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं एंशियंट टाइम्स की, मिडिवल टाइम्स की, उनके ऊपर मतलब एक फोकस यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो उनको पर्सनैलिटीज जैसे हम MIH वगैरह के अंदर करते हैं, ऐसे ही पर्सनैलिटीज हमको उसके अंदर भी, एमैक के अंदर भी देखनी है, ठीक है। एक चीज याद आती है।
दूसरा हमको दिखता है जो कोर डिमांड है वो आर्ट एंड कल्चर ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली एंशंट के टाइम्स पे, मिडिवल के टाइम्स पे जो आर्ट एंड कल्चर है उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। ज्यादा फोकस जो है उन चीजों के ऊपर फोकस है, बाकी जो बैटल वगैरह वो कुछ उन पे फोकस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोनों में ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड नोट ऑन आर्ट आर्किटेक्चर रीड्स स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी दिखती है हमको यहाँ पे। मटेरियल कल्चर जो है वो कोर इंपॉर्टेंट आइडिया रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे इंस्क्रिप्शन हो गई चाहे आपका आर्किटेक्चर हो गया, तो ये चीज हमको देखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं ये वापस से एक ये तो मैंने एआई से बनवाया हुआ है, ठीक है भाई तू बता दे कि अच्छा ओवरलैप है बेकार ओवरलैप है, तो ठीक है ये उसने बता दिया, ठीक। उसके बाद कुछ हमने टेस्ट सीरीज वगैरह करी थी तो वहां पे मीडियम से लो ओवरलैप है, तो ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लॉज के अंदर डिस्कस किया था, अशोकाज रेन विटनेस्ड अ डिस्टिंक्ट शिफ्ट टुवर्ड्स मॉन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफन लिंक टू द स्टेट आइडियोलॉजी। तो रिलेटिवली वास्ट कैनवस है, जबकि खाली इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो वो थोड़ा सा माइक्रो कैनवस हो जाता है, तो इसलिए वहां पे मीडियम जो है ओवरलैप बता रखा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है, तो GS1 फुल लेंथ टेस्ट 2 क्वेश्चन 11, तो ठीक है आप देख सकते हैं, राइट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं हम तो 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे भी देखिए उस टाइम पे पूछा था कि जो फॉरेनर्स का जो अकाउंट है वो कैसे हमको हेल्प करता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में। एंड यहाँ पे डोमेस्टिक अकाउंट्स पूछे हैं कि डोमेस्टिक अकाउंट्स कैसे हमको हेल्प, वन ऑफ द सोर्स ऑफ डोमेस्टिक अकाउंट इज इंस्क्रिप्शंस, ठीक। 2016 में पूछा गया था कि कृष्ण देवर आया राय, मैंने अभी बताया था, द किंग ऑफ विजयनगर वाज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड, तो यहाँ पे देखिए एक पर्सनैलिटी पे फोकस दिख रहा है हमको, ठीक है, वाज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट आल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्प्लीफाइज द पास्ट ट्रेडिशंस एंड कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस, बोथ क्वेश्चन रेस्ट ऑन द सेम रेन सेम एरा। विजयनगर एक तरीके से हमको दिखता है कि भाई इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर से भी थोड़ा सा लिंक है, तो जैसे यहाँ पे इंडिया सेंट अ सीरियल नॉमिनेशन नेम्ड अशोकन एडिक्ट साइट्स अलोंग द मौर्यन रूट्स टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन टेंटेटिव लिस्ट इन February 2025, राइट। तो न्यूज में था, आप ऐसा भी कोई क्लेम कर सकता है, ठीक है ना, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। खैर नेक्स्ट हम आते हैं अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो MIH के अंदर जो है 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। फर्स्ट ये 10 मार्कर्स पूछे गए हैं क्वेश्चंस, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ मकॉलेज मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके 3 पिलर्स हैं इस क्वेश्चन के, मकॉले मिनट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे इंपैक्ट एंड एजुकेशन इंपैक्ट। कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो व्हाट ऑफ टॉपिक, व्हाई ऑफ टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ टॉपिक, इस तरीके से हम पढ़ते हैं आपको, ठीक है ना। तो ब्रॉड सेंस यहाँ पे क्या निकल के आती है हमारी, तो पहली इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट अगर इसका बताता हूं तो मतलब मैकॉलेज मिनट जो आया था उसने एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करी थी, उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था थ्रू अ लॉ, ठीक है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था टू क्रिएट व्हाट यू कॉल एज सेक्शन ऑफ इंडियंस विच कैन वर्क एज ग्रुप सी ऑफिसर्स, एज ग्रुप बी ऑफिसर्स, बिकॉज नाउ द लॉज वर गोइंग टू बी वेस्ट लाइक लॉज। तो 1834 में एक लॉ कमीशन भी बना था जो कि वेस्ट लाइक लॉ बनाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो यही होता है कि लॉ को इंप्लीमेंट करना। अब अगर लॉ वेस्ट लाइक लॉ होने वाला है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि वेस्ट लाइक लॉ होता क्या है। अब सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन में तो ब्रिटिशर्स ही थे, बट जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड से लेके आते तो स्टेट का जो खर्चा है, क्योंकि हायर सैलरीज देनी पड़ती, कोई भी अपना घर छोड़ेगा टू कम टू अनदर प्लेस जब उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा होंगे। तो आइडिया बेसिकली ये था कि बाय 1830s जो ब्रिटिश स्टेट है वो काफी बड़ा बन चुका है, राइट। तो जो है ग्रुप बी पोजीशन, ग्रुप सी पोजीशन पे इंडियंस को रखते हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि सारे के सारे ग्रुप बी वाज आल्सो इनिशियली डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश ओनली, ठीक है। तो खैर इंडियंस को रखते हैं, सीनियर्स को रखते हैं, सीनियर्स जो है ब्रिटिशर्स को रखें, उस तरीके से जो इंडियंस हैं कम सैलरी पे काम करेंगे क्योंकि यहीं के ही बाशिंदे हैं,
तो एक तरीके से फिस्कल एक फोकस, एडमिनिस्ट्रेशन का एक फोकस था हमारा। दूसरा फोकस जो है एजुकेशन पे पूछा है, तो वो एक सेपरेट मैटर है क्योंकि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से रिलेटेड है। तो खैर इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि भाई जो मकॉलेज मिनट है 1835, उसने क्या सेटल किया, उसने एक डिबेट सेटल करी जिसको हम कहते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट, राइट। ये डिबेट ये थी कि सिलेबस और माध्यम, ठीक है, इन दो पे डिबेट थी कि सिलेबस क्या वेस्टर्न होना चाहिए या इंडियन होना चाहिए, और माध्यम क्या वर्नाकुलर्स होने चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। तो डिसीजन मैकॉले के मिनट में यही था दैट इट शुड बी व्हाट यू कॉल एज वेस्टर्न सिलेबस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड इसको इनैक्ट किया गया एज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 अंडर बेंटिक 2835, 1828 से लेकर 1835 ही वाज द जीटी, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देखेंगे और यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट हमारा आता है कि लो कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि अल्टीमेटली वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडियंस तो बने ही, है ना। तो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन स्टाफ द लोअर ब्यूरोक्रेसी एज अ क्लरिकल क्लास, है ना। जैसे आप इसको लिंक कर सकते हो कि जैसे रामकृष्ण परमहंस चाकरी की बात करते हैं, है ना, तो वो बेसिकली बंगाली चाकरी जिसको हम बोलते हैं। खैर, वेस्टर्न लॉज बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू इंप्लीमेंट द लॉ कमीशंस वेस्टाइल लॉज। तो ये लॉज खैर 1837 तक बन गए थे, बाद में इनको अपडेट भी किया गया इन द फॉर्म ऑफ यू नो योर सीपीसी 1859, आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी 1861, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको फायदा हो रहा है। उसके अलावा एक और पॉलिटिकल उनको फायदा हो रहा है क्योंकि जो ये वेस्टर्न सिलेबस था इट वाज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ब्राउन साहिब्स, दैट इज सच क्लास ऑफ इंडियंस हु आर वेस्टर्न इन देयर आइडियोलॉजी, इन देयर टेस्ट, एंड देयरफॉर दे आर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। तो ये जो इंडियंस हैं ये कभी भी ये नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है ब्रिटिशर्स को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा उसमें, राइट। तो खैर, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, इंग्लिश इन टेस्ट, क्रिएटेड अ क्लास ऑफ ब्राउन साहिब्स who acted as loyal intermediaries between the common people and the colonial ruler, that is British. Plus this also had an economic impact. अब देखिए, ये हम यहाँ पे करें कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल तो तब होगी ना जब वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होगी, है ना। तो बेसिकली ये जो लोग हैं, बिकॉज these people are English in taste, right, इनका आइडियोलॉजी, रहन सहन उस तरीके से इम्पैक्ट होता है आपका। तो बेसिकली अ मार्केट विल ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर व्हाट यू कॉल एज ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो एम्पायर की स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, मतलब ब्रिटेन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ब्रिटेन विल बी एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया, राइट। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉलोनियल है उसका मतलब होता है हाउ टू एक्सट्रैक्ट वेल्थ, राइट। तो कॉलोनी मेंटेन करने का पर्पस फुलफिल होएगा। खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक इंपैक्ट था। खैर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है इन शॉर्ट टर्म, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटी, ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये आ गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूव ब्रिटिश एबिलिटी टू रूल इंडिया, यहां से हमको दिख रहा है कि कुछ लोग लॉयल क्रिएट हो रहे हैं एंड हमको जो है ऐसा वर्कफोर्स भी मिल रहा है जो वेस्ट लाइक लॉ समझता है। फिजिकल हेल्प, फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ दी ओवरऑल कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनियल स्टेट कहने के बजाय ओवरऑल कॉलोनियल एम्पायर भी कह सकते हैं। कॉलोनियल स्टेट में भी हम कह सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ेगा उस तरीके से, बट ठीक है, ब्रॉडली इसको कहना चाहिए कॉलोनियल एम्पायर, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेबिलिटी या फिजिकल बेनिफिट, फिजिकल गेन्स, ठीक है, ऑफ एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा हम लिखें ज्यादा बेटर रहेगा। खैर, तो बॉडी इंपैक्ट ऑन एजुकेशन क्या रहा, तो इंग्लिश ओनली फंडिंग, ऑल स्टेट फंड्स टू इंग्लिश एजुकेशन अलोन, ये डिसाइड किया गया। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये होगा कि आपका एज अ रिजल्ट ये होगा, कहां गया, हाँ, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जितनी भी वर्नैकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो आपकी वर्नैकुलर एजुकेशन सफर करेगी एंड आपकी जो इंग्लिश एजुकेशन है वो जो है ज्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है ना। तो ये है आपका, तो ठीक है। बाकी वर्नैकुलर सिस्टम क्या था, वो एक एडम की रिपोर्ट थी जिसने 1 लाख पाठशालाओं का जिक्र किया था, वो स्टाफ हो जाएंगी, ठीक है। मीडियम एंड सिलेबस, इंग्लिश मीडियम को ऑब्वियसली प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे यूरोपियन साइंस को प्रमोट किया जा रहा है एंड इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट किया जा रहा है। उसका थॉट प्रोसेस यही है कि भाई आपका ब्राउन साहिब्स आपको क्रिएट करने हैं, और ये डिसीजन तो यही था आपका कि आपकी वेस्ट लाइक सिलेबस होगा और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई क्यों करता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई इसलिए करता था कि जॉब लग जाए, एक प्राइमरी मोटिव तो ऐसा होता है ना। तो अब 1844 में, मतलब मैकॉले मिनट के 9 साल बाद, इंग्लिश वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गवर्नमेंट जॉब,
ठीक है। तो नेचुरली इससे क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश एजुकेशन है उसकी डिमांड बढ़ेगी एंड जो वर्नाकुलर एजुकेशन है उसकी डिमांड घटेगी। हम क्या डिस्कस करें, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन। ठीक है, डिस्पैरिटी आई विद रिस्पेक्ट टू क्लास, एक डिस्पैरिटी आई रीजन एंड जेंडर, तीन प्रकार की जो है डिस्पैरिटी हमको दिख रही है जब हम एजुकेटेड सेक्शंस को देखते हैं या मासेस को देखते हैं। तो एक तो चीज हमको दिखती है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे एक थी, तो उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट किए बिना हम ये ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो है फोकस किया ऑन एलीट इंडियंस। एज अ रिजल्ट जो रिच क्लास थी इट हैड एबिलिटी एंड एक्सेस, right, ability to get access to west like education। एक तो ये चीज हमको दिखती है। दूसरा हमको दिखता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के अंदर जो फोकस था वो सिर्फ आपका इनिशियली मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जो आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उनके ऊपर फोकस था। तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे आएगी। तीसरा हमको दिखता है जेंडर, तो क्योंकि एजुकेशन जो थी वो कॉस्टली थी, राइट, एंड कोई स्पेशल फोकस नहीं था ऑन फीमेल एजुकेशन। ठीक है, हालांकि कुछ पॉइंट्स थे बट ऐसा मैसिव फोकस नहीं था। इट वाज ओनली इन द वुड्स डिस्पैच 1854 की मतलब थोड़ा सा फीमेल एजुकेशन के ऊपर फोकस आया था। तो हमको दिखता है कि जो फीमेल एजुकेशन थी वो काफी सफर करी। ठीक है, 1921 तक भी सिर्फ 2% ऑफ द फीमेल्स वर एजुकेटेड। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि बाद में वुड्स डिस्पैच, 1854, हंटर एजुकेशन कमीशन, इन लोगों ने जो लूप होल्स थे कि भाई वर्नाकुलर एजुकेशन सफर कर रही है, फीमेल एजुकेशन सफर कर रही है, रूरल एजुकेशन सफर कर रही है, इनको लूप होल्स को फिक्स करने के लिए उनके अंदर पॉइंट्स थे बट ये पुअरली इंप्लीमेंटेड थे। एंड नेट रिजल्ट ये था इंपैक्ट ऑन एजुकेशन का कि बाय 1921 इंडिया हैड ओनली 8% लिटरेसी। पर पॉजिटिव नोट पे खत्म कर सकते हैं कि इस 8% से हावेवर वी गॉट लीडर्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड फॉर पॉलिटिकल इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा करके हम इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट फॉर्म में वापस से यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, बाकी ये वापस खैर आपके प्रूफ आ जाते हैं, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, जहां पे पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस है। तो क्वेश्चन क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स ले इन दी मासेस दे मोबिलाइज्ड, है ना, फुल स्टॉप एलुसिडेट। तो वापस से हम हमारे यहाँ क्या फोकस है, गांधीयन मूवमेंट्स माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि आपका रावलेट सत्याग्रह हो गया 1919 का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942-45। एंड यहाँ पे स्पेशल फोकस हमारा किस पे होना चाहिए कि फिर पार्टिसिपेशन किस सेक्शन की कब हुई, क्योंकि जब हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट तो नेशन मीन समेशन ऑफ पीपल। तो only when all the sections of the society they will be out on the streets doing non-cooperation, doing boycott, doing civil disobedience and raising the slogan of Swaraj, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट ट्रूली नेशनल हो गई, है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो वही यहाँ पे एक्चुअली फोकस है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन उस तरीके से सिंपल है बट हाँ एग्जामिनेशन हॉल में किस स्टूडेंट को याद आता है, किस स्टूडेंट को याद नहीं आता, वो एक एक्चुअली यहाँ पे चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो गांधीयन मूवमेंट्स कन्वर्टेड एलीट नेशनलिज्म इनटू मास पॉलिटिक्स, ऐसा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ईच मूवमेंट वाइडेंड एंड डीपन द सोशल बेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, तो शुरुआत में लिख सकते हैं भी इनिशियली गांधी जी इंडिया आए जनवरी 1915 में, उसके बाद फिर इनिशियल कुछ ग्राउंड वर्क हुआ, कुछ गांधी जी ने पायलट सत्याग्रह करे जो मूवमेंट्स उतनी बड़ी नहीं थी, जैसे रावलेट सत्याग्रह भी बहुत छोटा ही था, एक ही महीने मतलब चल पाया था या उससे भी कम उस तरीके से। तो पायलट से चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आप सबों को पता है ना, और रावलेट सत्याग्रह, ठीक है, विच वॉज फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक या मास एक्शन ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 इसकी पार्टिसिपेशन, तो आप एलुसिडिएट करना है तो आपको एग्जांपल देने होंगे, जैसे वर्कर्स, राइट, तो जेएम सेन गुप्ता जी थे जिन्होंने आसाम टी गार्डन्स के वर्कर्स को और बंगाल स्टीमर सर्विसेज के वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, है ना। पेजेंट मूवमेंट्स थी उस समय पे, है ना, जैसे यूपी किसान सभा मूवमेंट थी तो उससे अवध किसान सभा मूवमेंट जो है वो जुड़ी, अकाली मूवमेंट भी जुड़ी तो पंजाब जुड़ा उससे। है ट्राइबल्स दे पार्टिसिपेटेड बाय वायलेटिंग फॉरेस्ट लॉस, तो ये एक लौता एग्जांपल है। सिविल डिसोबीडियंस का
दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। लोअर कास्ट, बिकॉज गांधी जी अनटचेबिलिटी पे, एंटी अनटचेबिलिटी पे बहुत फोकस करते थे, तो लोअर कास्ट का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। एंड सोसाइटी के अंदर जो लोअर कास्ट है दे आर अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द पॉपुलेशन। विमेन का पार्टिसिपेशन भी ओके ओके था, बट बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं, बट हाँ एंटी लिकर कैंपेन के ऊपर फोकस था। तो so that a addicted husband does not waste the family money, right, scarce family money on alcohol, and that money is spent on children, on the household. So women, they have special stake इन एंटी लिकर कैंपेन, ठीक है। तो एंटी लिकर कैंपेन में विमेन ने पार्टिसिपेट किया। न्यू रीजन्स पार्टिसिपेटेड, मतलब मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा प्रेसिडेंसीज, इनके बाहर के एरियाज में पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो रीजनल हमको एक्सपेंशन दिख रही है, कास्ट एक्सपेंशन दिख रही है, ठीक है, विमेन एक्सपेंशन दिख रही है, एंड रूरल एरियाज में एक्सपेंशन हमको मूवमेंट की दिख रही है। तो ये अच्छी चीज है। एंड प्रूफ हम ये बता सकते हैं कि भाई जैसे ब्रिटिश इंपोर्ट्स वो 50% डिक्लाइन आया था उसमें बिकॉज ऑफ बॉयकॉट, तो ये प्रूफ है कि भाई यहाँ पे पार्टिसिपेशन ओवरऑल अच्छी थी, ठीक है। फिर सीडीएम में हम बहुत बात कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैसिव कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे भी जो आपका ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया ऑफ फॉरेन क्लॉथ वो 50% डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट लार्ज स्केल विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन ने पहले ही पार्टिसिपेट किया, बट ऐसा कि थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ विमेन आर प्रेजेंट एट वन प्लेस, है ना, ऐसा पहली बार जो है हुआ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पे। यहाँ पे भी अर्बन और रूरल एरियाज ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया। जोग्राफिकल एक्सपेंशन अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, राइट, वहां पे खुदाई खिदमगर्स जो थे जिनके लीडर फ्रंटियर गांधी थे, ठीक है, वो एनडब्ल्यूएफपी ने पार्टिसिपेट किया, राइट। मासेस, they broke the law and filled the jails. So not just non-cooperation but civil disobedience happened at massive scale. इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप नॉन कॉपरेशन करते हैं तो आप कोई कानून नहीं तोड़ते हैं, तो अगर आपको पुलिस अरेस्ट भी करेगी तो आप छूट जाएंगे बाद में। बट जब आप सिविल डिसोबीडियंस करते हैं तब आप कानून तोड़ते हैं, जब कानून तोड़ते हो तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हो, मतलब। तो इट टेल्स अस अबाउट द करेज ऑफ द पीपल, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में तो लीडरशिप जमीन पे भी नहीं थी, ठीक है। ऑल द लीडर्स दे वर अरेस्टेड, राइट, एंड ऑर्डिनरी पीपल दे आर ऑन देयर ओन, विच इज अ प्रूफ इन इटसेल्फ कि जो भी अभी तक आपकी पार्टिसिपेशन हुई है वो इतनी सही हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो काफी सही पार्टिसिपेशन थी, एंड इवन पैरेलल गवर्नमेंट्स दे वर एस्टैब्लिश। तो कहीं ना कहीं जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, लीडरलेस उसका होना खुद ही में एक प्रूफ है कि अभी तक आपकी जो मासेस की पार्टिसिपेशन है कितनी अच्छी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, एंड कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ईच वेव ट्रांसफर्ड फियर फ्रॉम द पीपल टू द स्टेट। बाय 1942 इंडिया वाज अनगवर्नेबल बाय फोर्स, द मास बेस मेड द कॉलोनियल एग्जिट इनएविटेबल, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ्लो चार्ट फॉर्मेट में भी दे ही रखा है, ठीक है। तो ये प्रूफ्स आपके आ जाते हैं, आप देख लेना बाद में, ठीक है। तो खैर कहाँ कहाँ से आया यहाँ पे इस तरीके से मेंशन्ड है। उसके बाद जो है आपका ये वाला हम देखते हैं। तो कोर डिमांड, ये तो खैर हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। व्हाई इट अपीयर्ड, तो 2023 में एजुकेशन के ऊपर एक एलिमेंट था, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन में कंपैरिजन नहीं पूछा था बिटवीन गांधी जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनलिज्म पे भी पूछा था, बट एक हमको दिखता है कि थोड़ा सा एक एजुकेशन के ऊपर फोकस है। एंड उसके अलावा कंटेम्पररी करंट अफेयर्स भी अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड बाकी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन पे एक फोकस है, ब्राउन साइड मेंटेलिटी को खत्म करने पे एक फोकस है, ठीक है। गांधीयन मूवमेंट तो देखो इन जनरल हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो उसके अंदर कोई ग्रेट चीज़ है नहीं, ठीक है ना। ठीक, उसके अलावा खैर ये आपका वो आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो आपका ये वाला था हमारी टेस्ट सीरीज में, इससे रिलेटेड नहीं था क्वेश्चन, जो आपका ये मकोले के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है, बट जो हमारा कंटेंट था उसमें अच्छे से कवर्ड है, क्लास में भी हम अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे चलते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आए हैं, सिग्निफिकेंट ओवरलैप जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स रहते हैं। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन काम तो एक्चुअली सरकार का रहता है, ठीक है ना, ऑफ मतलब ऑफ द प्रोविंसेस, है ना, बट इट वाज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिलो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे एक्चुअली फोकस है, 250 वर्ड्स में हमको इसको लिखना है। तो
कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप सबको पता है कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू हमारा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, दैट रिड्यूस्ड द इंटरनल बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, है ना। बट इट वाज अ कंसेशन विच वाज एक्सट्रैक्टेड बाय सस्टेन्ड पॉपुलर मूवमेंट्स। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट रेजिस्ट किया था शुरुआत में, थोड़ा सा डिले हुआ, एंड फाइनली यील्डेड एट एवरी स्टेज। तो ऐसा हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो डिमांड आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो डिमांड है, ये जो पॉपुलर प्रेशर है, दिस एग्जिस्टेड इवन प्री इंडिपेंडेंस, एंड यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने ही इस चीज को लीड किया था। जैसे इट वाज बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान ही हैड put up a demand to the Britishers for linguistic reorganization of the provinces। फिर जब 1917 का मद्रास सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहां पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। फिर 1920 में नागपुर सेशन हुआ, जहां पे आपकी जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज जो कि 1886 में बन चुकी थी, उनको लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। मतलब कि अगर मद्रास एक प्रोविंस है तो वहां पे 4 पीसीसीज होंगी, एक कन्नड़ा पीसीसी, तेलुगु पीसीसी, तमिल पीसीसी एंड मलयालम, ठीक है, पीसीसी उस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक लाइंस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। तो उस तरीके से हम देखें तो ये जो डिमांड है, इसको सैंक्शन है ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इवन ऑफ महात्मा गांधी, एंड पोस्ट 1947 ऑल्सो जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, ठीक है, दे प्रेस्ड फॉर देयर ओन स्टेट्स, ठीक है। पर स्टेट का फिर रेजिस्टेंस क्यों रहा, वो हम नेक्स्ट बता सकते हैं। तो उसका प्राइमरी रीजन था, जैसे कॉम्युनलिज्म रीजन रिलीजन बेसिस पे हो सकता है, उसी प्रकार से लैंग्वेज के आधार पर भी कॉम्युनल टेंशंस हो सकती हैं। तो क्योंकि बहुत ही रिसेंटली पार्टीशन हुआ है 15 अगस्त 1947 को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो सोसाइटी जो है इंटरमिक्स करे, सोसाइटी के अंदर यूनिटी बने, ये एक्चुअली मंशा थी, ठीक है, स्टेट की, नेशन स्टेट की उस समय पे, ठीक है। तो प्राइमरी रीजन वाज फियर of linguistic communalism after partition which was based on religion। and फिर यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि this was the reason why धार कमेटी, जेवीपी कमेटी, इन लोग ने, मतलब धार कमीशन ने तो रिजेक्ट कर दिया था, जेवीपी कमेटी ने प्रिंसिपल में एक्सेप्ट किया था, बट कहा था कि ये सही समय नहीं है। क्यों सही समय नहीं है? क्योंकि जस्ट अभी हमने मेंशन किया, बिकॉज ऑफ रीसेंट पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। एंड ओनली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल बट हेल्ड टाइम वाज नॉट राइट, कैंपेन्स दे कंटिन्यूड। अब आ जाते हैं हमारे की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक मेमोरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, राइट, स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। तो पहला जो स्टेट बना था वो आंध्रा स्टेट बना था, ठीक है। तो आंध्रा स्टेट जो था वो बेसिकली जो नदन सरकार थे जो 1766 से ब्रिटिशर्स के अधीन थे, ठीक है, तो वहां से आंध्रा स्टेट बना था। उसके अंदर जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था उसकी टेरिटरी खैर नहीं थी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मद्रास के चीफ मिनिस्टर टी प्रकाशम, ठीक है, उनको रिजाइन करना पड़ा, ठीक, मतलब रिजाइन किया उन्होंने। स्वामी सीताराम वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, बट अभी तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी ही स्टेड फर्म। उसके बाद पोटी श्री रामुलुज death after 58 days of fast that actually created very huge pressure, and जो आपकी विशाल आंध्रा मूवमेंट थी वो वायलेंट हुई, and as a result Jawaharlal Nehru ji was forced to accept the demand for Andhra state। now behaviors which are rewarded are repeated and behaviors which are not rewarded they are not repeated, less chance of repetition is there, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आपकी जो बाकी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं वो उनका भी जो प्रोटेस्ट वगैरह थे वो भी स्ट्रांग हो गए कि अगर तेलुगु पीपल के लिए उनका आंध्र स्टेट हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं, है ना। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो आंध्रा's creation boosted other movements compelling the government to form what you call as state reorganization commission, जिसके अंदर ये सब लोग थे, एंड जिसने 1955 पे फिर फाइनली रिपोर्ट दी, एंड उस रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, जिसने आपके 14 स्टेट्स और 6 सिटीज एक्चुअली बनाए, ठीक है। बाद में आप बोल सकते हैं कि पैटर्न जो है 1956 के बाद भी कंटिन्यू किया, क्योंकि कुछ डिमांड्स जो थी वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने नहीं मानी थी, जैसे आपकी मराठी और गुजराती वाला इशू, ठीक है। वहां पे इशू एक्चुअली बॉम्बे सिटी का था जो कि एक फाइनेंशियल कैपिटल था, ठीक है। तो बॉम्बे किसके पास जाएगा वो एक इशू था, राइट। अल्टीमेटली हाउएवर आपका जो ओवरऑल आपका प्रोविंस था, है ना, इट वाज बाइफरकेटेड, बॉम्बे प्रोविंस वाज बाइफरकेटेड इन 1960, ठीक है, आफ्टर ह्यूज वायलेंस टुक प्लेस द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। सिमिलरली आपकी पंजाबी सूबा सिविल मूवमेंट थी फॉर क्रिएशन ऑफ अ पंजाबी मेजॉरिटी पंजाब, बॉर्डर स्टेट था, तो वहां पे तो स्टेट का फेयर और ज्यादा था विद रिस्पेक्ट टू लिंग्विस्टिक कॉम्युनलिज्म।
तो खैर अल्टीमेटली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी जी, पंजाबी सूबा एजिटेशन विच वाज लेड बाय अकाली दल, ऐसा भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, यील्डेड पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ पे यहाँ पे इशू था, तो चंडीगढ़ एज कॉमन कैपिटल वो भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका तेलंगाना एजिटेशन, ठीक है, वो कंटिन्यू रही काफी सारे साल, काफी सारे दशक, एंड अल्टीमेटली जब हंगर स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट हुई 2009 में जाके, तो 2014 में खैर चलो फाइनली जो है तेलंगाना बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि हाँ, जो सोशल प्रेशर है इट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल, बट अल्टीमेटली द बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट, राइट। सो कंसेशंस टू डिमांड्स रिमेन द स्टेट्स कॉल, ठीक है। एंड स्टेट ने कमीशंस बनाए, क्राइटेरिया डिसाइड करे, स्टेट ही पेस कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रेगुलेट करिए कि व्हाट शुड बी द पेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्रीज एग्जैक्टली क्या होंगी, दैट वाज द कॉल ऑफ द स्टेट, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्रेशर अलोन नेवर गारंटीड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जैसे आज के समय पे भी गोरखालैंड, विदर्भ, ठीक है, मतलब नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन अदर बेसिस आल्सो दे आर लाइक पेंडिंग डिमांड्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन वाज एसेंशियली अ डेमोक्रेटिक अचीवमेंट फ्रॉम बिलो, बिकॉज ड्राइवर तो वही था, ठीक है, ऐसा। ये खैर आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट्स वगैरह आ जाते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया, है ना। तो मतलब अडॉप्शन पे फोकस है ना। तो ऐसा नहीं कि हमको सारे के सारे प्लान्स डिस्कस करने हैं, बट कहीं ना कहीं अडॉप्शन के ऊपर हमारा फोकस है यहाँ पे। तो मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बेलेंसेज लेफ्ट बिहाइंड बाय कॉलोनियल रूल कमेंट। तो बेसिकली हमको एक सिंक बिठाना है बिटवीन द प्लान्स एंड द रीजनल इम्बेलेंसेज व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड बाय कॉलोनियल रूल। यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, क्योंकि अगर हमको कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट नहीं याद होगा तो हम उसको लिंक नहीं कर पाएंगे विद दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो वही यहाँ पे चैलेंज था एक्चुअली, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि टाइप्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस क्या क्या थे, ठीक है, एंड फिर आपको लिंक करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दी प्लान्स, ठीक है। तो colonial rule left India with an economy that was very unequal between regions. After 1947, India chose a planned economy. Fine, planning and land reform did work against this colonial inheritance, but we must be careful here. Reducing regional imbalance was one aim of planning. It was not the only aim and it was not the main aim. ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब ओवरऑल इंडिया ग्रो करे वो मेन था। रीजनल इम्बैलेंसेस हाँ एक फोकस है, बट नॉट द सोल फोकस, ठीक है। ऐसा आप कुछ इस आधार पे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहले MIH वाले पार्ट पे आ जाते हैं, पहले एस्टैब्लिश कर देते हैं बॉडी के अंदर कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे वो क्या क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रोथ वॉज अनइवन बिटवीन रीजन्स। क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर, जैसे एक आपको हिंट तो ऑलरेडी मिल चुका है एजुकेशन से कि वहां पे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में फोकस किया था। दूसरा हमारा कहाँ से आ सकता है कि भी एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी 1947 से पहले, तो एग्रेरियन डेवलपमेंट विल प्राइमली डिपेंड ऑन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज एक हमारी माइंड में आ जाती है ना। ड्रेन थ्योरी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो हमारे जो जो लिमिट, एक तो पहले बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बनी नहीं, और जो बनी वो एंक्लेव्स में बनी या बड़े छोटे छोटे एरियाज में वहीं पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रही। रेलवेज को भी कनेक्ट कर सकते हो, देखते हैं किस तरीके से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो colonial growth was uneven between regions. The British invested very little in irrigation, health and education. तो यहाँ पे सेक्टोरल आपको इम्बैलेंस एक यहाँ पे दिखता है हमें, ठीक है। दे बिल्ड रेलवेज टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू द पोर्ट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे रीजन की बात आ जाती है। तो जो हमारे मिनरल रिच एरियाज है वहां से रेलवे लाइन कहाँ कनेक्ट कर रही है, पोर्ट्स। दे आर नॉट connecting the Indian raw materials with the Indian manufacturers, and they are not connecting the Indian markets also to the Indian manufacturers, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये भी रीजनल इम्बैलेंस है एक प्रकार का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेलवेज की रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीजनली इम्बैलेंस्ड है ना। दूसरा, इंडस्ट्री स्टेड इन फ्यू एनक्लेव्स, तो ऐसा रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक सेंटर्स ऑफ ग्रोथ होंगे एंड रेस्ट ऑफ द रीजन के अंदर वो ग्रोथ नहीं होगी। तो दी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एक तो वो तो डिस्ट्रॉय ही हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं, एंड जितनी हुई द लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्री दैट ग्रू इट स्टेड इन फ्यू एनक्लेव्स। जैसे बॉम्बे के अंदर टेक्सटाइल मिल्स फेमस है, बंगाल के अंदर जूट मिल्स फेमस थी, ठीक है, आसाम के अंदर टी प्लांटेशंस फेमस थे, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, बंगाल के अंदर इंडिगो भी आप मेंशन कर सकते हो।
ठीक। उसके बाद एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द पीपल, व्हाट विल बी द लैंड ओनरशिप पैटर्न। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ मद्रास, बनारस, वहाँ पे लैंड ओनरशिप पैटर्न जो है स्क्यूड होगा इन द फेवर ऑफ एलिट्स, बिग लैंडलॉर्ड्स वर क्रिएटेड। जहाँ रियतवारी है वहाँ पे खैर चलो, जो रियत है ही वाज मेड ओनर ऑफ द लैंड, एंड जहाँ महलवारी है वहाँ पे देयर वाज अ हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, रियतवारी इन मद्रास, ये सब रीजन्स आप मेंशन कर सकते हो। तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर्स एंड लैंड होल्डिंग पैटर्न्स वो अनइक्वल थे अक्रॉस द कंट्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरा, एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर ब्रिटिशर्स दे फोकस्ड मच मोर ऑन कैश क्रॉप्स, राइट, लाइक रॉ कॉटन, जूट, है ना। तो जिसकी वजह से काफी सारे जो हमारे रीजन्स थे वहां पे फूड इनसिक्योरिटी थी, एंड उसका एक नेट रिजल्ट था कि फेमिन्स जो है काफी सारे आए, राइट। तो वो भी एक प्रूफ हो जाता है ऑफ दी दिस रीजनल सेक्टोरल इम्बैलेंस हम कह सकते हैं, ओवरऑल वीक इकोनॉमी। द ब्रिटिश डिमांडेड देयर रेवेन्यू इन कैश, सो फार्मर्स हैड टू मूव फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, राइट। एक तो वो एलिमेंट है, फूड सिक्योरिटी कोलैप्स्ड एंड फेमिन्स रिटर्न्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर अनइवननेस है, खाली रीजनल अनइवननेस नहीं है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, वहां पे रीजनल इंबैलेंस हमको दिखता है कि आपके जो मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, ये जो आपके प्रोविंसेस थे, इसमें भी जो खास करके आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, वहां पे हायर एजुकेशन काफी स्ट्रांग थी, बाकी जगह पे उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, दे आर जस्ट बिकमिंग अ सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर। ठीक है, ये चीजें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो ट्राइबल पीपल दे आर डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड, तो ट्राइबल इकोनॉमी डाउन जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों they will be under poverty for railways, for timber, for minerals. ठीक, these are the same mineral belts that later demanded their own state also। जैसे आपका छत्तीसगढ़ रीजन जो था, तो छत्तीसगढ़ में ग्रीवेंस क्या था कि रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़ बट डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट टेकिंग प्लेस ना। तो ऐसा आप एक इंटरलिंक यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रेन थ्योरी वो आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि इट ड्रेन द सरप्लस अब्रॉड, if that wealth had been invested, then probably overall GDP and also regional imbalance would not have been there, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने आंसर पे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस, राइट, वो एस्टैब्लिश किए। सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, ओवरऑल जीडीपी डाउन थी, ये एस्टैब्लिश किया। रीजनल इम्बैलेंस, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है ना। कंटेंट क्योंकि 250 वर्ड्स में है, तो कहीं पे लग रहा है कि शॉर्टन करना है तो कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्लानिंग पे, तो इसका भी एक एंटीसीडेंट है। ऐसा नहीं कि हमने प्लानिंग के बारे में 1947 के बाद ही सोचा, ऐसा नहीं कि हमने रीजनल इम्बैलेंसेस के बारे में, ये जो सेक्टोरल इम्बैलेंसेस के बारे में इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने सोचा, हमने पहले भी सोचा। कैसे? एक तो कराची सेशन, स्पेशल सेशन हुआ था 1931 के अंदर, उसके अंदर दो रेजोल्यूशंस पास हुई थी, एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी, एंड हम सब लोग जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड काइंड ऑफ अ राइट, तो वहां से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, तो जिसका प्लानिंग ऑटोमेटिकली पार्ट होता ही है, खैर द वे वर्ल्ड हिस्ट्री वर्क्स। तो एक तो हम उसकी बात कर सकते हैं कि कांग्रेस ने पास किया रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो था वो सोशलिस्ट आइडिया से प्रभावित था। उसके बाद जो है हम बात कर सकते हैं कि आपका जो बॉम्बे प्लान था, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम खैर बात करेंगे, यहाँ पे इलेबोरेशन हम इसकी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इन दोनों का जो फोकस ये था कि आपका पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑल्सो। ठीक है ना, एंड उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? स्ट्रॉन्ग स्टेट, जो कि प्लान्स बनाया गया, ऐसा मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि किस किसने लिखा, एंड दिस इज द फर्स्ट एवर नेशनल इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया। क्या यहाँ पे फोकस था? प्लान्ड इकोनॉमी पे फोकस था, मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस था। जो स्टेट है इट विल बी द प्राइमरी पर्सन हु विल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग पीएसयूज होंगे, एंड जो आपका जो इनकम ऑफ द पीपल है वो डबल कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके ये 3 5 ईयर प्लान्स का यहाँ पे जिक्र हुआ था। तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज द प्रीकर्सर, है ना। इसको थोड़ा छोटे में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इसलिए लिखा है मैंने ताकि आप चूज कर सको कि कितना लिखना है, कैसे आप
क्योंकि बहुत ही छोटे में लिखूंगा तो इशू हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब आ जाते हैं कि एक्चुअली हमने क्या किया, तो मेंशन कर सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन वो सेटअप, एनडीसी वो सेटअप, राइट। प्लानिंग कमीशन इन 1950, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि फेडरलिज्म से भी रिलेटेड है कि सेंटर और स्टेट दोनों साथ में काम करेंगे, एंड प्लानिंग कमीशन प्लान बनाएगा, एनडीसी उस प्लान को रिव्यू करके अप्रूव करेगा, ठीक है। द एनडीसी हेल्प द सेंटर एंड द स्टेट्स वर्क टुगेदर, इंडिया चोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड द पब्लिक सेक्टर टुक द लीडिंग रोल, ठीक है। किसके थ्रू? आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो थी 1948 या 1956 में, उसमें कहा गया था कि ओवरऑल जो स्टेट है वो जो है ज्यादा सेक्टर्स के अंदर लीड करेगा, ठीक है। अब हमें आना है, मतलब एएसएपी हमको किस चीज पे आना है कि प्लानिंग और रीजनल इंबैलेंसेस वाले पे, किस तरीके से हमको देखना है कि क्या कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो दो तीन चीजें, जो आपका फर्स्ट प्लान है उसकी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर ट्रांसपोर्ट, रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन। अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे एरियाज में थे जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड में वीक एरियाज थे, है ना। तो एक एलिमेंट ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस को एक बैलेंस्ड में लेके आने का एक फोकस है यहाँ पे। द बिग प्रोजेक्ट्स वर भाखड़ा नांगल इन हिमाचल एंड पंजाब, ठीक है, हीराकुड इन उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा यहाँ पे आप देखिए तो मतलब मिक्स है, जैसे पंजाब में पहले कैनाल्स बने थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा वीक है, बट फिर भी जैसे यहाँ हिमाचल आ जाता है, यहाँ उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। दामोदर वैली इन झारखंड, झारखंड आ जाता है, बंगाल आ जाता है, ये तो इम्पावरिस्ट एरियाज थे, तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड प्लान में फोकस था आपका हैवी इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो महालनोबिस मॉडल फॉलो किया था यहाँ पे, हैवी इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स दे बिकेम द प्रायोरिटी। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो स्टील प्लांट्स बने हैं वो उन एरियाज में बने हैं जो कि कॉलोनियल एरा में डिप्राइव्ड एरियाज थे, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब जो मिनरल रिच एरियाज है वहां पे इंडस्ट्री भी आ रही है ना, वहां पे कन्वर्जन ऑफ दोज मिनरल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट वो वाला एलिमेंट भी आ रहा है, पहले बस रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन होती थी, ठीक है। तो दिस इन्वेस्टमेंट डिड रीच सेक्टर्स दैट कॉलोनियल एरिया हैड इग्नोर्ड, रीजन भी ऐड कर सकते हो, रीजन्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। इट ऑल्सो लिखा है, इट ऑल्सो रीच रीजन्स दैट कॉलोनियल एरा हैड इग्नोर, ठीक है। तो आप छोटा करना है तो रीजन्स एंड सेक्टर्स कर सकते हैं, बट द मेन एम वाज टू रीबिल्ड द होल इकोनॉमी, राइट, एंड करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस वाज वन ऑफ द एम अमंग सेवरल, इट वाज नॉट द ओनली एम, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी लार्जली एग्रेरियन इकोनॉमी थी और उसमें पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप में एक इम्बैलेंस था, ठीक है ना, जो रीजनल इम्बैलेंस था इनफैक्ट, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट एरियाज जो है वहां पे सुपर बिग लैंडलॉर्ड्स होंगे, रियायतवारी में सिचुएशन फिर भी बेटर होगी। तो जो आपका लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन था, जमींदारी एबोलिशन था, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान्स, है ना। लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन वाज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, इट वाज देयर इन द फर्स्ट प्लान, इट वाज देयर इन द सेकंड प्लान, राइट। एंड देयरफॉर ये रीजनल इंबैलेंस को रिस्टोर करने का एक डायरेक्ट टूल यहाँ पे एक्चुअली हमारा बन रहा है, और यहाँ पे आप फिर मेंशन कर सकते हो, अगर पहले मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, है ना, कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया। पर नेगेटिव भी बोल सकते हो क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट था, तो अचीवमेंट वाला जो एस्पेक्ट हम देखते हैं वो उसके अंदर एक रीजनल स्टेट टू स्टेट वेरिएशन भी वहां पे थी, है ना। तो वहां पे आप कुछ चीजें मेंशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी आप कितना वर्ड लिमिट कंज्यूम आप की हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्स्टिट्यूशन की जमींदारी एबोलिशन को प्रोटेक्शन मिली थी आर्टिकल 31A 9th शेड्यूल की फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट ही लिखा है कि लैंड इज द स्टेट सब्जेक्ट, तो एक्चुअल प्रोग्रेस वेरीड, ठीक है। उसके अलावा और हमने थोड़ी सी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे, ठीक है, तो शायद से एग्जामिनेशन हॉल में इतना सब ना लिख पाए, बट ठीक है, ठीक। उसके बाद तो ठीक है, तो सेम रीजंस अब लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हाँ रीजनल इम्बैलेंसेस के ऊपर फोकस किया, बट वहां पे भी अचीवमेंट उतनी ज्यादा हाई नहीं थी। जैसे झारखंड, झारखंड के अंदर क्या कहते हैं स्टील प्लांट आए, बट क्या उससे डेवलपमेंट गोल्स जो है वो मीट हो गए? अगर हो जाते तो फिर झारखंड अपना सेपरेट स्टेटहुड क्यों डिमांड करता है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो ये आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। दीज आर एग्जैक्टली द टू रीजन दैट लेटर डिमांडेड देयर ओन स्टेट्स, है ना। तो अचीवमेंट थोड़ी सी हमारी नहीं थी, एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट के बेसिस पे भी काफी सारी हमारी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक थॉट प्रोसेस बना कि अगर हमारा अपना खुद का स्टेट होगा तो ये जो इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस, कि हमारा स्टेट कम डेवलप्ड है जो, या फिर विद इन अ स्टेट हमारा रीजन कम डेवलप्ड है, रेस्ट ऑफ द रीजन इज मोर डेवलप्ड, इस इम्बैलेंस को ठीक करने का एक
तरीका सोचा गया कि स्टेट की अपनी डिमांड हो। तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में बना। एंड ऐसे ही तेलंगाना के अंदर भी अपार्ट फ्रॉम दी मतलब लैंग्वेज तो खैर थोड़ा सा डायलेक्ट वाला ही इशू था, तेलंगाना के अंदर भी मेजर इशू यही था कि जो आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वो ज्यादा डेवलप्ड है, एंड जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट वाला जो पुराना रीजन था वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इंडिया अडॉप्टेड द प्लान्ड इकोनॉमी मेनली टू रिबिल्ड द होल इकोनॉमी आफ्टर colonial rule. Correcting regional imbalance was one of the purpose, ठीक है, among severals, not the only purpose, right? तो ये खैर मैंने थोड़ी इलेबोरेशन लिखी है, आप एग्जामिनेशन हॉल में तो खैर प्लानिंग एंड लैंड रिफॉर्म डिड हेल्प, दे करेक्टेड इंडिया सेक्टोरल एंड नेशनल वीकनेसेस बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, है ना, करेक्शन वाज नॉट इनफ। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015, बट जो नेहरू एरा की जो आपकी पीएसयूज हैं जहां पे स्टेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वो कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करता है इन दी फॉर्म ऑफ पीएसयूज। एंड जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत सेक्टोरल मिशंस की फॉर्म में, आज तो नाम बदल गया है बट कहीं ना कहीं वो जो एलिमेंट है प्लानिंग का वो अभी भी हमको दिखता है ना। तो इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। ये फिर आपके फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं, ये हमारे प्रूफ्स आ जाते हैं कि कौन सा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें यहाँ पे, तो मॉक टेस्ट जो हमारे हुए थे तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कॉमन थीम होती है, हमने भी कवर करी है, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। ठीक है, तो ठीक है, तो खैर उस तरीके से सोशल मूवमेंट हमने जो क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज बेस्ड GS 1 लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी एंड सेक्शनल टेस्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 20 न्यू रीजनलिज्म। ठीक है, बट यूपीएससी ने हिस्टोरिकल प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया है। ठीक है, तो क्लासरूम नोट से वो हो जा रहा है। प्लान्ड इकोनॉमी दे टच कॉलोनियल इनहेरिटेंस, इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, तो वो रीजनल डिस्पैरिटी हमने कवर किया, बट दे डिड नॉट कवर प्लान्ड इकोनॉमी की एक क्वेश्चन कोई जिसके अंदर दोनों के दोनों एक साथ हो, तो पार्शियल ओवरलैप वहां पे दिखता है बट नोट से हमारा हो जाता है। ठीक है, बाकी पुराने क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो 2016 में भी मतलब ये फेवरेट टॉपिक है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, प्लान्ड इकोनॉमी, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फॉर्मेशन उसके हर एलिमेंट से हम इसको देखना है। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एक पैटर्न सा नजर में आ रहा है बिटवीन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि ऑल्टरनेट पैटर्न टाइप से। ठीक है, तो आई नॉट बी सरप्राइज अगर नेक्स्ट ईयर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से अगर शायद से अगर कम क्वेश्चन पूछे जाएं, और या एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछ लिया जाए या फिर 2 वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछ ली जाए, है ना। तो चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ये हम अपलोड कर देंगे, आप इसको देख सकते हैं। बाय बाय।